चलिए बेटा इधर ध्यान दीजिए सब लोग। पिछली बार आप मोशन अंडर ग्रेविटी के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। मैंने बताया था कि मोशन अंडर ग्रेविटी के प्रॉब्लम 3 कैटेगरी में आते हैं, है ना। एक आता है सिंपल 1 डायरेक्शनल मोशन, और एक होता है व्हेन एंड वेयर टाइप का, और तीसरा था सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग इन 2 डायरेक्शन, है ना। चलो तो वो जो आखिरी पार्ट है, चलो हम उसकी तरफ आते हैं। थर्ड टाइप, बाय डायरेक्शनल मोशन। बाय डायरेक्शनल मोशन of a single particle। बड़े गौर से देखिएगा बेटा, बाय डायरेक्शनल मोशन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल। एक ही पार्टिकल रहेगा जो 2 डायरेक्शंस में ट्रैवल करेगा। देखो नोटिस करो, टाइप 1 में क्या हो रहा था, है ना। आप ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे थे, वो नीचे जा रहा था, या नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे थे, वो ऊपर जा रहा था, और उससे रिलेटेड कई अलग अलग टाइप के आपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। टाइप 2 में क्या हुआ था, ऊपर से एक ऑब्जेक्ट को छोड़े, वो नीचे जा रहा, और नीचे से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंके, या ऊपर से ही दूसरे ऑब्जेक्ट को फेंके, वो कब और कहाँ मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे। मगर देखो हर एक पार्टिकल की जो जर्नी थी वो एक ही डायरेक्शन में थी। एक तो वो ऊपर से नीचे आता था, या नीचे से वो ऊपर जाता था। मगर अब क्या होगा, वही एक पार्टिकल 2 डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। पहले तो वो ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाके वो नीचे आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपको पूरा पूछा जाता है कि टोटल टाइम क्या होगा जर्नी का, वो ज़मीन पे टकराएगा तो कितनी स्पीड से टकराएगा, तो जनरली इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो तरीका क्या होता है कि भाई आप अपवर्ड्स जर्नी को सेपरेट पकड़ो, डाउनवर्ड्स जर्नी को सेपरेट पकड़ो, उसके पूरे कैलकुलेशन कर लो टाइम के वाइम के, और डाउनवर्ड जर्नी के टाइम की कैलकुलेशन कर लो, और दोनों को ऐड करके फिर आपको टोटल टाइम ऑफ जर्नी मिल जाएगा। मगर एक शॉर्टकट तरीका होता है कि अगर आपको उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस मालूम हो, है ना, तो अगर वो डायरेक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दें तो बहुत जल्दी उसके आंसर्स आ जाते हैं कंपैरेटिवली। तो वो एक चीज़ के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ रूल्स लिखा देता हूँ आपको, है ना, ओरली डिक्टेट करता हूँ, आप लिख लीजिए। रेडी, चलिए। लिखिए, पहले आप एक स्टेटमेंट लिखिए। इन दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, in these types of problem, in these types of problems, a particle travels in upwards direction. A particle travels in upwards direction then followed by THEN, then followed by downwards journey, then followed by downwards journey. Hence, in order to solve these problems, quickly and efficiently, we follow certain rule. Quickly and efficiently we follow certain rule. ठीक है, रूल नंबर 1,
assume vertically upwards direction as positive. Assume vertically upwards direction as positive. If the displacement of particle, उसी के अंदर कंटिन्यू करो. If the displacement of particle is above the origin, if the displacement of the particle is above the origin, then net displacement is taken as positive. Then net displacement is taken as positive. Comma. If the displacement of the particle is below the origin, if the displacement of particle is below the origin, net displacement is taken as negative. Net displacement is taken as negative. अब आप इस बात को समझिए, ये टावर है, ओके. मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को यहां से ऊपर फेंका, वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाके क्या आएगा, नीचे आ जाएगा. तो देखो, शुरू उसने यहां से किया तो ये उसका ओरिजिन है, और खत्म उसने यहां पे किया. तो देखो, मैं बोलूंगा ये आपका ओरिजिन यानी इनिशियल पोजीशन, ये है उसका फाइनल पोजीशन. तो इस ऑब्जेक्ट का या पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, डाउनवर्ड्स. एक और सिचुएशन ऐसी आती है कि मान लो कि भाई आपका ये अगेन टावर है, एक ऑब्जेक्ट को तुमने यहां से फेंके और वो ऊपर आके यहां ऐसा गिरा, है ना. छत पर अपन कोई चीज़ को फेंकते, सज्जे पे कोई चीज़ को फेंकते, तो वो ऊपर से ऐसा गया और फिर आके फाइनली यहां लैंड करता है. अब यहां पर देखो, नेट यहां से आई आपकी इनिशियल पोजीशन और यहां आई आपकी फाइनल पोजीशन. और जैसे कि आप देख सकते हैं कि नेट डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, अपवर्ड्स. तो जब आप इसका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लिखेंगे, मान लो कि टावर की हाइट 80 मीटर है, इमेजिन कर लो टावर की हाइट कितनी है, 80 मीटर है. मैं बोलूंगा भैया बताओ जरा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप लिखेंगे -80 मीटर्स. इस मामले में है ना, -80 मीटर. बोले ऐसा माइनस क्यों, अरे भाई यहाँ से तुमने फेंके, ऊपर गया, नीचे गया. मैं बोलूँगा डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर्स. तो ये -80 मीटर. इसी मामले में अगर ये भी 80 मीटर का होता तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होता, +80 मीटर्स. आई बात समझे आपको, ठीक है. तो ये रूल को याद रखना. अब देखो रूल नंबर 2. If the particle is traveling upwards, its velocity is taken as positive. Its velocity is taken as positive. If a particle is traveling upward, its velocity is taken as positive. While if the particle is traveling downwards, its velocity is taken as negative. ठीक है.
so it is taken as negative. फिर आगे लिखो रूल नंबर 3, as the motion of object always begins with upwards journey, as the motion of object always begins with upwards journey, the acceleration is always negative. The acceleration is always negative. The acceleration is always negative. As the motion of object begins always with upwards journey, तो फिर एक्सेलरेशन क्या आएगा? नेगेटिव. क्योंकि जब भी आप जर्नी को आप देखेंगे तो क्या है, वो शुरुआत कहाँ से हो रही है? ऊपर जाने से. और जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट ऊपर ट्रैवल करता है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होता है? माइनस जी. तो ऐसा लिखो दैट इज ए इक्वल्स टू माइनस जी. दैट इज ए इक्वल्स टू माइनस जी. हुआ? चलो अब इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखेंगे. एक प्रॉब्लम लूंगा मैं पहले और आपको उसको दोनों मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा. एक जनरल मेथड जिसमें कोई रूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और एक विथ रूल्स हम लोग देखते हैं कि कितना शॉर्ट होता है वो. चलिए a ball is thrown vertically upwards with velocity 20 meter per second from a height of tower, from the top of tower होना चाहिए, from a tower of height 60 meters. Okay, then after how much time and with what velocity it strikes the ground. कितनी देर के बाद और कितनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड से टकराएगा. ठीक है, ये हमारे पास टावर है. टावर की जो हाइट है वो 60 मीटर्स दी गई है. एक ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका है विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और वो ऑब्जेक्ट ऐसा जाके नीचे आके ज़मीन पे टकराता है. ठीक है, कितनी देर के बाद और कितनी वेलोसिटी से वो ज़मीन पे टकराएगा वो पूछा गया. अब देखो ये जर्नी जो ऐसी पहले ऊपर गया फिर ऊपर से नीचे आया. चलो नीचे से ऊपर गया तो ए बी और ऊपर से नीचे आया तो बी सी, है ना. अब मैं क्या करूंगा, अभी पहले मेथड 1 से सॉल्व करूंगा, एकदम बेसिक वाला, है ना. मेथड 1 जिसमें मुझे पूछा गया है टाइम, कि कितना टाइम लगा
ऊपर से नीचे टकराने में। मान लो नीचे से ये ऊपर जाने में टाइम t1 लगा होगा, फिर ऊपर से नीचे में आने में टाइम t2 लगा होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, t1 अलग से निकालना पड़ेगा, t2 अलग से निकालना पड़ेगा और दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं मेरे पास क्या क्या है। मेरे पास सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी है ना, फॉर ए बी। तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, और क्या है, टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, देखो टाइम देखो, हमारे पास मालूम है कि जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है v इक्वल्स टू v0 माइनस gt, है ना, ये मेरे पास फॉर्मूला है। एट मैक्सिमम हाइट पे जब आप पहुंच जाएंगे, मतलब a से लेकर b तक जब आप पहुंच जाएंगे, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो देयरफॉर 0 इक्वल्स टू v0 माइनस, और मान लो कि वहाँ पर पहुँचे तक के टाइम कितना हो गया, t1। तो आप लिखेंगे gt1 इज इक्वल्स टू v0। तो t1 इज इक्वल्स टू v0 अपॉन g, यानी कितना हो रहा हो, 20 अपॉन 10। तो t1 इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। तो चलो ये तो पता चल गया कि a से लेकर b तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब मुझे b से लेकर c तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। मगर जब आप b से लेकर c तक कैलकुलेट करना चाहते हैं टाइम, तो आपको उसके लिए ये पूरी हाइट की जानकारी होना चाहिए। मगर आपको सिर्फ इतने पोर्शन की हाइट मालूम है, ये पोर्शन की वैल्यू मालूम है क्या, नहीं। तो मुझे ये वाले पोर्शन की हाइट मालूम करना पड़ेगी। बोले कैसे, अरे वो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ना हमारे पास, क्या है बताओगे, सिंस h max is equals to v0 square upon 2g, therefore h max is equals to v0 का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ये 0 गया, ये कितना हो जाएगा, 20 मीटर्स। तो पता ये चला कि HAB जो है वो कितना है, 20 मीटर्स है ना, HAB पता चल गया 20 मीटर्स। अब क्या है, HAC क्या होगा फिर, है ना, फॉर AC अगर मैं जाता हूं तो HAC कितना हो जाएगा, 60 प्लस 20 दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 80 मीटर्स। तो मुझे ये पता चल गया कि ऊपर से लेके नीचे तक का डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, वो हो रहा है 80 मीटर्स, है ना। अब आपके पास मालूम है कि देखो जब ये ऊपर जाता है और वापस जब इधर ऐसा आता है तो इस स्टेज पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। किसी भी चीज़ को आप ऊपर फेंकते तो ऊपर जाता है, फिर उसके बाद वो इनिशियल उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। अच्छा, ये जो वेलोसिटी है इस जर्नी के लिए फाइनल है, मगर डाउनवर्ड जर्नी के लिए वो इनिशियल है ना। तो अब इस जर्नी के लिए, डाउनवर्ड जर्नी के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी जाएगी, 0, और फिर वो नीचे ज़मीन पे आएगा। फिर आपको याद होगा कि ऐसे सिचुएशन में फिर आप टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मेरे पास इसका अगेन फॉर्मूला है HAC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ GT स्क्वायर, है ना, जिसको बाद में आप कन्वर्ट करके ऐसा लिख सकते हैं, therefore T2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस HAC अपॉन G। तो therefore T2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ HAC कितना था, 80 मीटर्स, है ना, अपॉन G कितना है, 10, 2 8 जा 16। तो T2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 सेकेंड्स। देखो टोटल टाइम कितना रहा, T1 प्लस T2, है ना, तो कितना हो जाएगा वो, 6 सेकेंड्स। तो देखो हमारे पास ये टोटल टाइम आ गया जो कि कितना है, 6 सेकेंड्स है। अब मेरा एक और चीज़ बचा है, फाइनल वेलोसिटी कितनी रहेगी। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए यूजिंग आप ये फॉर्मूला, यही वाला, मगर डाउनवर्ड जर्नी के लिए v इक्वल्स टू v0 प्लस GT, है ना, GT2 लेना पड़ेगा। डाउनवर्ड जर्नी पे फोकस कर रहे हैं आप। इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड जर्नी पे क्या रहेगा, 0 प्लस 10, और टाइम कितना लग गया, डाउनवर्ड जर्नी को कितना टाइम लग गया था, 4 सेकेंड्स। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई,
40 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये हो गई हमारी फाइनल वेलोसिटी। अब आप देखिए यहाँ पे कि मैंने टुकड़ों में इसको सॉल्व करके सारी वैल्यूज निकाला, है ना। अब ये प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है। अब मैं इसके आगे करने वाला हूँ मेथड सेकंड, मतलब इसको इसी को इरेज करके करने वाला हूँ, तो आप जल्दी से लिख लो फिर। जेई वालों को इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, ये चैप्टर में, ये पार्ट में। नीट पे चलो ठीक है, कंफ्यूजिंग है, मगर आप प्रैक्टिस के साथ आपको हो जाएगा आसान। नीट में इतना ज़्यादा नहीं डिटेल में पूछता, बहुत बेसिक लेवल पूछेगा आपको क्वेश्चंस। मॉड्यूल की प्रैक्टिस कर लो बस, डीपीपी मॉड्यूल टेस्ट पेपर बस इनफ हो जाएगा नीट के लिए, मोर देन इनफ। कोई किताब विताब करने की ज़रूरत नहीं इसके लिए बाद में। फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया। हो गया। मेथड सेकंड में हमें उसे टुकड़ों में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
आप जो टाइम लगाएंगे वो पूरी जर्नी का टाइम रहेगा, है ना, और आपकी जो फाइनल वेलोसिटी निकल के आएगी वो पूरी जर्नी के हिसाब से पूरी फाइनल वेलोसिटी रहेगी। तो देखिए कैसा करेंगे मेथड सेकंड। ऑब्जेक्ट यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट था, बॉल था, उसका मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ और नीचे यहाँ ख़त्म हुआ। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि इसका डिस्प्लेसमेंट, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो नीचे की तरफ हुआ कि ऊपर की तरफ हुआ? अरे ऊपर से वो नीचे आया कि नीचे से ऊपर गया हुआ? ऊपर से नीचे आया ना, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? नीचे की तरफ। कितना हुआ? कितना नीचे गया वो? मैं ये नहीं बोल रहा कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि भैया डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? -60 मीटर्स, है ना भैया, क्योंकि नीचे से ऊपर से नीचे आया -60 मीटर्स। तो मैं यहाँ लिखूंगा, यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है टोटल वो -60 मीटर्स है, ठीक है। और आपकी इनिशियल स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, h = v0 × t -½ of gt स्क्वायर। माइनस साइन आपको समझ में आया होगा क्योंकि अपवर्ड जर्नी है शुरुआत में, है ना। h की वैल्यू डालो, -60, v0 की वैल्यू कितनी है? कितनी है? 20, अपवर्ड्स है ना मोशन इसका, तो +20 × t -½ of g की वैल्यू 10, t का स्क्वायर। तो -60 = 20t -5t स्क्वायर। अब एक काम करो, इन सबको उठा के दला लो, तो 5t स्क्वायर -20t -60 = 0। 5 से डिवाइड करो, t स्क्वायर -4t कितना 12 = 0। अब ऐसे नंबर ढूंढो जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन -4 और मल्टीप्लिकेशन -12 आता हो। 6 और 2, तो t स्क्वायर -60 + 2t -12 = 0, है ना। -60 + 2t क्या होता है? -40, और -6 × 2 क्या होता है? -12। तो देखो, फिर मैं इधर से t को कॉमन निकालूंगा, तो t -6, यहाँ से 2 को कॉमन निकालूंगा, -6 = 0, +2 को कॉमन निकाला। फिर t -6 को कॉमन निकालो, t + 2 = 0। देखो t = 6 या फिर t = -2। अब ये तो इनवैलिड है क्योंकि टाइम कभी निगेटिव नहीं हो सकता। देखो t = 6 सेकेंड्स। तो ये पूरी जर्नी का टाइम आ गया। वो याद है अपन ने टुकड़ों में निकाले थे, है ना, पूरा यहाँ पर जाके पूरी जर्नी का टाइम आया था। ये थोड़ी देर में आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद एक और हम लोग को फाइनल वेलोसिटी बची हुई है, तो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? v = v0 - gt। देखो v0 की तो वैल्यू प्लस आएगी क्योंकि वेलोसिटी जो है इनिशियल वो अपवर्ड्स है, तो उसको प्लस लेना पड़ेगा। जर्नी अपवर्ड्स थी शुरुआत में, इसीलिए माइनस। अब देखो v = v0 जो कि क्या है 20 -10 × 6, v = 20 -60, तो v = -40 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन क्यों आए हैं यहाँ पर? नेगेटिव साइन डायरेक्शन बता रहा है वेलोसिटी का, है ना, कि आपका जो ऑब्जेक्ट जब फाइनली ज़मीन पर टकराएगा तो उसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड रहेगी और डायरेक्शन नीचे की तरफ रहेगा, तो इसीलिए -40 मीटर पर सेकेंड, है ना। पिछली बार जो कैलकुलेट किए थे अपन ने डायरेक्शन के साथ नहीं, सिर्फ वैल्यू के साथ कैलकुलेट किए थे। समझ में आ रहा क्या पॉइंट, है ना। तो इस हिसाब से ये आपका आंसर आ गया। तो देखो कहाँ मुझे पूरा इधर का पोर्शन लग गया था, है ना, ये पूरा इतने में सॉल्व हो गया। लिखो, मैं अगला प्रॉब्लम दे रहा हूं, आप मुझे इस मेथड से सॉल्व करके बताना हो।
किधर बेटा? हाँ, तो मेथड 1 में मैंने क्या बोला, वो डायरेक्शन के साथ नहीं बताया था उसने सिर्फ वैल्यू बताया था, है ना। और इसमें -40 क्यों आया? क्योंकि ये डायरेक्शन के साथ बता रहे हैं, है ना। ये बताना ये चाह रहा है कि वेलोसिटी तो 40 मीटर पर सेकेंड है और उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है ना। वो जब टकरा रहा है तो किधर जा रहा है? वो नीचे की तरफ। Height of 65 meters, one straw. वो आता ना गैस बलून, आप बैठ के ट्रैवल कर सकते हो उसके अंदर, वो बास्केट रहती है, उस पर बलून लगा रहता है, एयर बलून, गैस बलून, क्या बोलते हैं उसको, हॉट एयर बलून। हाँ, तो मान लो कि तुम उसमें ट्रैवल कर रहे हो, है कि नहीं, और कितनी स्पीड से ऊपर जा रहे हो? 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और जैसी, और तुम्हारे हाथ में एक पत्थर है, जैसे ही तुम 65 मीटर की हाइट पे पहुंचते हो, तुम उस पत्थर को छोड़ देते हो, तो क्या होगा? पत्थर वहीं के वहीं नीचे गिरेगा क्या? देखो, आप ट्रैवल कर रहे थे 12 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, है ना। बलून ट्रैवल कर रहा था 12 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, बलून से जुड़ी हुई हर एक चीज़ 12 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल कर रही थी ऊपर की तरफ। तो पत्थर भी ऊपर ट्रैवल कर रहा था एट अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। जैसे ही आपने उस पत्थर को छोड़ा, तो वो पत्थर थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर बाद में नीचे आएगा, जैसे यहाँ पर हुआ था। इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप ऐसा दे सकते हैं। ये हो गया ना न्यूमेरिकल। ठीक है, ये देखो भाई, ये तुम्हारे हाथ में पत्थर है ना। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है एट अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये पत्थर को भी इनिशियल वेलोसिटी मिली हुई है 12 मीटर पर सेकेंड। फिर होगा क्या, ये थोड़ा सा ऊपर जाके ज़मीन पे गिरेगा, ओके। और ज़मीन से यहाँ तक की जो हाइट बताई गई है वो कितनी बताई गई है? 65 मीटर्स। तो वो कह रहा है कि भाई कितनी देर के बाद और कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा। तो अगेन आप पूछ रहे होंगे पत्थर की इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी? वही आएगी 12 मीटर पर सेकेंड, है ना। हाइट कितना है या डिस्प्लेसमेंट कितना है? -65, है ना। मेथड सेकेंड से उसको सॉल्व करके बताओ। चलो, हमदन चेयर पास का।
मॉड्यूल है कि बताओ, है किसी के पास अभी मॉड्यूल? मॉड्यूल का जो अपना काइनेमेटिकल इक्वेशन वाला पार्ट है, प्रॉब्लम नंबर 47, प्रॉब्लम नंबर 47 इसी मेथड से सॉल्व करना है। उसमें ये बोला गया है कि ग्राउंड से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया, ग्राउंड से वो ऊपर गया टाइम t1 के लिए, फिर नीचे आया टाइम t2 में। तो वो कह रहा है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, नहीं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, ये पूछा हुआ है। तो ये वाले मेथड से ही सॉल्व करना उसको। चलिए वाह, t माइनस 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 65 इक्वल्स टू 0। अब ये आपको इसके रूट्स नहीं मिलेंगे, आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू माइनस 12, c की वैल्यू माइनस 65। तो t इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वह 12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 144 माइनस 4a कितना है आपका 5 और c कितना है माइनस 65 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a यानी 2 टाइम्स ऑफ 5। देयरफॉर t इक्वल्स टू 12 प्लस माइनस ये कितना आ रहा 1156 अपॉन 10 है क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर? कौन? 34। गुड। तो अपॉन 10, तो t इक्वल्स टू 12 प्लस 34 क्या हो जाएगा 46 अपॉन 10, या फिर t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगला क्या आएगा माइनस में माइनस 22, मतलब माइनस 2.2 आएगा वो, ये माइनस 22 अपॉन 10। ये तो छोड़ दो, ये नेगेटिव है, इसका कोई काम नहीं। हाँ, ये 4.6 सेकेंड्स ये हमारा काम का आ गया। तो चलो ये टाइम आ गया 4.6 सेकेंड्स। गुड। फिर उसके बाद अगला क्या बचा, फाइनल वेलोसिटी। तो v इक्वल्स टू v0 माइनस gt। v0 कितना है 12 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 4.6 यानी 12 मल्टी माइनस 46 कितना हो रहा 34 मीटर पर सेकेंड माइनस माइनस 65 इसमें नहीं, अरे ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, है ना। आप 12th में इन मैथ्स में पढ़ते होंगे इमेजिनरी नंबर, यहाँ फिजिक्स में इमेजिनरी नंबर है ही नहीं, आपको मालूम ही नहीं होगा, है ना। बाकी लोगों का इमेजिनरी नंबर अंडर रूट में अगर मान लो -4 आ गया
तो इसको क्या लिखते हैं, 2i, 2i है ना। i स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी नंबर, अंडर रूट ऑफ -1 की वैल्यू है वो। वो है ही नहीं, फिजिक्स में है ही नहीं है बाबा। अमजद साहब कैचम, लिखो। सॉरी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा था, सारे ग्राफ एक साथ लूंगा मैं अलग अलग टाइप के मोशन के हिसाब से। तो ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। तो सबसे पहला, पार्टिकल एट रेस्ट। पार्टिकल एट रेस्ट, हम हर जगह पोजीशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएंगे। एंड रिमेंबर वन थिंग, कई लोग समझते हैं कि पोजीशन वर्सेस टाइम और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ एक जैसा आता है। नहीं, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि कई जगह पे पोजीशन वर्सेस टाइम और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ एक जैसा बना देते हैं। तो ये सब अलग होते हैं, पोजीशन वर्सेस टाइम अलग होता है, डिस्प्लेसमेंट अलग होता है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ भी अलग होता है। बताता हूँ विद एग्जाम्पल। सबसे पहले फॉर अ पार्टिकल एट रेस्ट, मान के चलो वाई एक्सिस पे आपका पोजीशन है और एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम। रिमेंबर आई सेड पोजीशन नॉट डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला मैंने, पोजीशन। अब देखो, तो पार्टिकल एट रेस्ट, मान लो किसी एक पोजीशन पे पार्टिकल है, तो वो जैसे जैसे टाइम गुजरे अगर आगे उसका पोजीशन बदलेगा क्या, नहीं। जैसे मान लो इस कमरे को कोऑर्डिनेट सिस्टम में बांट देते हैं, ये ओरिजिन है, ये जेड एक्सिस जा रहा, ये वाई एक्सिस जा रहा और ये एक्स एक्सिस। मैं वो पार्टिकल हूं जो खड़ा हूं 1 2 3 4 पोजीशन पे। t = 0 सेकेंड्स में कहां खड़ा हूं, x = 4 पे। 2 सेकेंड के बाद मैं कहां खड़ा हूं, 4 पे। 10 सेकेंड के बाद मैं कहां खड़ा हूं, 4 पे ही खड़ा हूं। मेरी पोजीशन बदली क्या है ना, तो लगातार वो पोजीशन कैसी है, कांस्टेंट है। टाइम आगे बढ़ रहा मगर पोजीशन जैसे के वैसे ही है। अच्छा, फिर सवाल उठा कि ये तो चलो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ था, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा रहेगा। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना भैया, मैं जहां खड़ा हूं वही अकेले, वहां जिससे रेस्ट पोजीशन पे हूं ना मैं, तो मेरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो भैया मेरा वेलोसिटी जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो मतलब वेलोसिटी का कर्व अलॉन्ग टाइम एक्सिस आ जाएगा। फिर कोई पूछेगा मेरे से कि आपका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा रहेगा। देखो ना, तो ये है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो बोले एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा रहेगा, तो बोले वो भी 0 ही रहेगा। अरे ऐसा क्यों, अरे भैया एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और आपकी वेलोसिटी में तो कोई बदलाव आया ही नहीं। तो वेलोसिटी अगर 0 है तो आपका एक्सेलरेशन भी 0 ही रहेगा, दैट्स वाई। और अगर मैं आपसे पूछूं, चलो ठीक है, पार्टिकल एट रेस्ट का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा, वही तो बोला मैंने कि एक मिसकंसेप्शन। अच्छा चलो एक बात बताओ,
डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ है? ऑब्जेक्ट मोशन में है ना, एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। एक मिनट रुक जाओ जरा। ये जो गलती है बहुत सारी किताबों ने की है, बहुत सारे बुक्स में ये गलती मिलेगी, है ना, मगर डोंट वरी, एनटीए नहीं करता, एनटीए बहुत प्रिसाइज है, वो कंसेप्चुअली एरर्स नहीं करता। अब क्या एरर है? अब यहां देखो, अगर आप पार्टिकल एट रेस्ट के लिए ग्राफ ऐसा बनाते हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है आगे, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है आगे, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट का मूवमेंट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन। तो मतलब क्या हो रहा कि जैसे जैसे टाइम आगे गुजर रहा उसका डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, यानी उसका जो मूवमेंट है वो कांस्टेंट है। मतलब लगातार वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहा और फिक्स वैल्यू से मूव कर रहा है कि नहीं? 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ पार्टिकल एट रेस्ट के लिए हो ही नहीं सकता। अगर मैं पूछूंगा पार्टिकल एट रेस्ट है, मतलब रेस्ट पे खड़ा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? अगर पार्टिकल एट रेस्ट है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है ना। तो तुम ये कोई एक फिक्स वैल्यू कैसे बता सकते है ना? कोई पोजीशन बता सकते? 4 मीटर 5 मीटर बता सकते क्या? नहीं। अगर मैंने बताया 4 मीटर 5 मीटर, इसका मतलब क्या हो रहा है? वो पार्टिकल रेस्ट पे नहीं है, मोशन में वो है कि नहीं? मगर फिर भी अरे भाई, मैंने यूट्यूब पे भी देख लिया है ना कि कई लोगों को देखा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा बताते हैं, है ना। मैं जस्ट कमेंट करने ही वाला था कि भाई कि आप गलत बता रहे। चलो अच्छा, मैं देखा थैंकफुली कुछ लोग थे, जो 2-4 लोग थे, कुछ लोग तो बोले थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच मगर मैंने देखा कुछ लोग थे कि जो बराबर बता रहे थे ये कंसेप्चुअली गलत है ना, कि ये आप ऐसा बता रहे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है पार्टिकल एट रेस्ट के लिए। ये बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोगों को मालूम है कि भैया ग्राफ ऐसा बनता नहीं है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनेगा ऐसा, है ना। शर्त क्या है? पार्टिकल एट रेस्ट और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। हाँ, पोजीशन वर्सेस टाइम है तो ऐसा है, आया ना समझ में? ये बहुत फर्क आ जाता है कि क्या है, पोजीशन वर्सेस टाइम है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है, या डिस्टेंस वर्सेस टाइम है। चलिए नेक्स्ट, अगला पार्ट आएगा पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मोशन। पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मोशन मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट है, v जो है वो कांस्टेंट है, मगर इसका एक्सेलरेशन अभी भी क्या रहेगा? 0। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा रहेगा? तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा रहेगा। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा रहेगा? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा रहेगा? एक कांस्टेंट वेलोसिटी है ना उसकी, तो भाई ऐसा रहेगा। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा रहेगा? एक्सेलरेशन तो हो जाएगा 0। इवन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ भी ऐसी रहेगा। बाप रे बाप, क्या गर्मी हो रही रे भाई। अमजद सर को बोलो कुछ। हाँ आओ। देखो इधर, अब ये ग्राफ ऐसा क्यों आया? मैथमेटिकली भी बताता हूं, कंसेप्चुअली भी बताता हूं। गौर से देखो बेटा, वो है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ,
और जैसे कि हम जानते हैं कि पोजीशन अपने यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जो कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होता है। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू वी इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू वी इंटू डेल्टा टी। अगर मैं इसे कंपेयर करूंगा y इक्वल्स टू एम एक्स से, ये ग्राफ कैसा बनता है, y वर्सेस x का ग्राफ, पासिंग थ्रू ओरिजिन ऐसा स्ट्रेट लाइन रहता है ना, तो ये बिल्कुल वैसा ही ग्राफ बनता है वहां पर भी। जैसे मैंने कहा था जो पोजीशन का है डिस्प्लेसमेंट का भी वैसी ग्राफ रहेगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का भी ग्राफ ऐसा ही आएगा और पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ भी ऐसा ही आएगा। अब इसको थोड़ा कंसेप्चुअली समझो, चलो मैथमेटिकली नहीं समझ में आता, कंसेप्चुअली समझो इस बात को। देखो इधर, ये है पोजीशन, ये है टाइम, ये है मेरा ग्राफ जो कि एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है। मैं देखता हूं कि चलो ठीक है, मैंने टाइम t1 पकड़ा और ये टाइम t2 पकड़ा, ये पोजीशन x1, ये पोजीशन x2, ये चेंज इन टाइम, ये चेंज इन पोजीशन। अब जितना ये टाइम है उतनी टाइम मैं फिर से पकड़ता हूं, उतना ही टाइम मैंने फिर से पकड़ा। ये टाइम t3 है, ये टाइम t4 है, ये पोजीशन x3 है, ये पोजीशन x4 है ना। देखो टाइम t3 से t4 पे गए तो पोजीशन x3 से x4 पे गया। देखो t1 से t2 का टाइम सेम है, t3 से t4 का टाइम सेम है, और आप देखेंगे x1 से x2 का चेंज इन पोजीशन और x3 से x4 का चेंज इन पोजीशन क्या है, सेम है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलता हूं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है तो मतलब ये होता है इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट। तो इक्वल टाइम डिस्प्लेसमेंट, तो ये दोनों टाइम इक्वल और डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल, इसीलिए ये मोशन जो है, ये वाला ग्राफ जो है, ये एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। फिर बोले इसका क्या, अरे ये तो सिंपल सी बात है ना, टाइम गुजर रहा मगर वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। चलिए ठीक है, तीसरा, पार्टिकल इन एक्सेलरेटेड मोशन। अगर कोई पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में रहा तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो भैया ये ग्राफ बनता है कुछ ऐसे, है ना, पैराबोला, इंक्रीजिंग पैराबोला। अच्छा ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, एक सीधी लाइन बनेगी इस तरह से। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मेरे को एक वर्ड ऐड कर देना चाहिए, यूनिफॉर्मली, मतलब उसका एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म। तो ये होगा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। बड़े इधर ध्यान दो, आपको डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मालूम है एक्सेलरेटेड मोशन में, x इज इक्वल्स टू v0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं इसको पोजीशन के टर्म्स में लिखता हूं तो क्या लिखता हूं, है ना, x1 को उधर ट्रांसफर करता हूं, v0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। अब ये जो है क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा ऐसे ही बनता है आपका, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा बना। मैं अब इसको कंसेप्चुअली भी समझाऊंगा ऐसा क्यों है ग्राफ। अब आप सोचो एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है, तो एक्सेलरेटेड मोशन में स्पीड बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है मतलब अगर मैं 1 घंटे में पहले 10 किलोमीटर कवर कर रहा था तो अगले 1 घंटे में मैं शायद 20 या 30 किलोमीटर कवर करूंगा।
यानी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा मेरा। अब ये ग्राफ इसी चीज़ को बताता है क्या, चलो देखते हैं। ये पोजीशन, ये टाइम, और ये गया कर्व। मैंने दो टाइम पकड़ लिया यहाँ पे, T1 T2, और एक्स एक्सिस पे, सॉरी पोजीशन एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनाया, x1 x2। देखो टाइम कहाँ से कहाँ गया, T1 से T2। पार्टिकल की पोजीशन कहाँ से कहाँ गई, x1 to x2। फिर से उतना ही टाइम पकड़ूंगा मैं फिर से उतना ही टाइम पकड़ रहा हूं, T3 T4। देखो इधर T1 से T2 का टाइम देखो और चेंज इन पोजीशन देखो। जब टाइम यहां से यहां गया, पार्टिकल यहां से यहां गया, अब टाइम T3 से T4 जाएगा। आप देख रहे होंगे कि इस बार टाइम का गैप बिल्कुल पहले के बराबर सेम है, मगर क्या पोजीशन का गैप भी सेम है ना, x3 x4। अब देखो क्या है, क्या नजर आया, जब पहले क्या था, टाइम T1 से T2 पे जा रहा था, पोजीशन x1 से x2 पे जा रहा था। टाइम T3 से T4 जा रहा था, पोजीशन x3 से x4 पे जा रहा था। अब देख, इतने टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट, इतने टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट। टाइम तो सेम है, मगर पहले डिस्प्लेसमेंट कम था, बाद में डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा आ गया। मतलब ये कौन सा मोशन हुआ, एक्सेलरेटेड मोशन। और फिर उसके बाद रही बात, ये कैसा है, हम क्या जानते हैं एक्सेलरेटेड मोशन में, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती रहती है, इसीलिए इसका ग्राफ ऐसा बना। फोर्थ नंबर, पार्टिकल इन अ particle in a uniformly retarded motion। पार्टिकल अगर यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन में रहा तो, देखो भैया, पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन का मतलब क्या हुआ, लगातार उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम होते जा रही है। तो ये डिक्रीजिंग पैराबोला, ध्यान दो बेटा, डिक्रीजिंग पैराबोला। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, लगातार कम होता हुआ। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, एक नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की एक कोई ना कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी, लिख लो। इधर का हो गया, वो तुम्हारे इसमें से लिख लेंगे। बेटा इधर ध्यान दो। अब ये रिटार्डेड मोशन का ग्राफ कैसा है, देखो। रिटार्डेड मोशन का मतलब क्या हो रहा है, स्पीड लगातार कम हो रही है। मतलब एक घंटे में अगर मैं पहले 40 किलोमीटर कवर करता था, तो शायद अगले एक घंटे में मैं 10 या 20 किलोमीटर कवर करूंगा, यानी डिस्प्लेसमेंट मेरा कम हो जाएगा। चलो ऐसा होता है कि यहां देखते हैं अपन। देखो, तो मैंने क्या किया,
ये पोजीशन लिया T1 से लेकर T2, सॉरी चेंज इन टाइम लिया T1 से लेकर T2, तो पोजीशन चेंज हुआ x1 से x2। वापस से उतना ही चेंज इन टाइम लूंगा मैं, T3 से T4। तो देखो बेटा, टाइम गया T1 से T2 तो पोजीशन गया x1 से x2, टाइम गया T3 से T4 तो पोजीशन गया x3 से x4। अगर आपने नोटिस किया होगा चेंज इन टाइम हर बार कैसा है, सेम है, मगर चेंज इन पोजीशन सेम है क्या? नहीं, पहले डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा था, बाद में डिस्प्लेसमेंट कम है, इसीलिए वैसा आया। सॉरी, आखिरी सेट है, देखो इधर ध्यान दो अच्छे से। A particle thrown upwards returning to ground after some time सबसे पहले A particle thrown upwards returning to ground after some time, आपने उसको ऊपर फेंका, बाद में थोड़ी देर के बाद वो नीचे आ रहा है, तो इसके ग्राफ को आप ऐसा बताएंगे। देखो ऊपर से नीचे जाने वाला, सॉरी नीचे से ऊपर जाने वाला मोशन कैसा होता है? रिटार्डेड। ऐसा नहीं होता है, रिटार्डेड मोशन होता है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप नीचे से ऊपर फेंकेंगे उसका मोशन कैसा होता है? रिटार्डेड। और रिटार्डेड मोशन के लिए पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा था? ऐसा ही था, है ना। और जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो उसका मोशन होगा एक्सेलरेटेड, तो इसीलिए वो पैराबोला आता है ऐसा। जब आप, जैसा मैंने लास्ट टाइम करके बताया था आपको कि आप कंपेयर करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ ऐसा बनेगा, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, देखो भैया मैंने खास तौर से स्पीड लिखा, मतलब मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, सिर्फ डायरेक्शन की बात नहीं चल रही। तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा रहेगा, वी जैसा। स्पीड वर्सेस टाइम, स्पीड मतलब कैसा भैया? जैसे ही आप ऊपर फेंक रहे तो स्पीड लगातार कम हो रही, ऊपर से जब नीचे आ रहा तो स्पीड लगातार बढ़ रही। वेलोसिटी, ये जगह कम पड़ेगी। अच्छा उसको करता हूँ बराबर, रुको, इसी में एडजस्ट करेंगे। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ये कैसा रहेगा? ये ग्राफ ऐसा जाएगा। देखो भाई अच्छे से गौर से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ये क्या है? देखो जब आप ऊपर फेंकते हैं स्पीड लगातार कम होती है ना, डायरेक्शन अपवर्ड्स था। जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो, स्पीड जीरो हो गई। फिर उसके बाद उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया और स्पीड लगातार बढ़ने लगी। अब देखो ये ग्राफ वही बताता है। बोले कैसे बता रहा है ये ग्राफ? देखो गौर से देखो, अगर मैं कहूं कि ये वेलोसिटी और ये टाइम और हमारा ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है ना, तो देखो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, देखो स्पीड कम होती जा रही है ना, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है स्पीड कम होते जा रही है। फिर अब देख, ये पॉजिटिव वी था और ये निगेटिव वी है, मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट, मतलब यहां जो भी वैल्यू आएगी वो बताएगी कि वो अपोजिट डायरेक्शन में। अब देख यहां वेलोसिटी होगी जीरो, मतलब वो कहां पहुंच चुका है? हाईएस्ट पॉइंट पे। अब टाइम जीरो होता क्या? नहीं, टाइम तो बढ़ते रहता। अब टाइम और आगे बढ़ रहा है और वेलोसिटी अब वापस से बढ़ने लगी है।
मगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना। देख टाइम आगे बढ़ रहा, वेलोसिटी भी बढ़ने लग गई, मगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा आया। फिर लास्ट एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। सॉरी, पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव। देखो जब आपका ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन कितना होता है, -g। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा 0, फिर उसके बाद जब वापस से नीचे आता है तो पॉजिटिव g +g। आया समझ में। तो ये हमारा पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड्स रिटर्निंग टू ग्राउंड आफ्टर सम टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है, एग्जाम में आपको डायरेक्टली ये ग्राफ्स पूछे जा सकते हैं। कल देखेंगे रिलेटिव मोशन, इसका आखिरी पार्ट।